हेलो एवरीवन। आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना ही होगा। आज के टाइम में सबसे ये प्रचलित सबसे पॉपुलर तरीका है रिसिप्ट और पेमेंट का। पेमेंट करने का, कोई पेमेंट करना है तो कोई पेमेंट लेना है तो इन सब में क्रेडिट कार्ड का जरिया अपनाया जाता है पेमेंट के लिए, रिसिप्ट के लिए। और ये जो क्रेडिट कार्ड है इशू करती है, इसके इशूइंग अथॉरिटी या तो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे आपने सुना ही होगा SBI का क्रेडिट कार्ड, HDFC का क्रेडिट कार्ड, बजाज फिनसर्व का क्रेडिट कार्ड। इस तरह से कई एक इशूइंग अथॉरिटी हैं, अलग अलग बैंक्स, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं अपने कस्टमर को और सहूलियत देती है कि आप इसके जरिए खरीदारी कीजिए अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो, और हमें बाद में दीजिएगा। तो बाद में जो दीजिएगा तो उसके लिए एक टाइम है कि आप अभी खरीदारी कर लीजिए और हमें ये जो टाइम होता है लगभग 20 से 50 दिन के बीच का होता है कि इतने दिनों में आप हमको पेमेंट कर दीजिएगा और अभी आपको जहां से जो खरीदना है खरीद लीजिए और उसके लिए हमारे क्रेडिट कार्ड का उपयोग कीजिए। इसके जरिए आप खरीदारी कर लीजिए और बाद में हमें ये मतलब कि 20 से 50 दिन का जो क्रेडिट पीरियड आपको दिया गया उसके बीच में आप इसे चुका दीजिएगा। अगर नहीं चुकाते हैं इस पीरियड के अंदर तो फिर एक इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो लगभग 3 से 4%, 3 to 4% पर मंथ के हिसाब से वो चार्ज करती है। लेकिन आपको अभी फिलहाल तुरंत के लिए 20 से 50 दिन, वो 45 डेज या 30 डेज या 20 डेज या 50 डेज, मैक्सिमम 50 डेज के लिए वो क्रेडिट फैसिलिटी देती है। अब आपको ये लगेगा कि बैंक अगर हम क्रेडिट पीरियड जो हमें दी है, मान लीजिए 20 से 50 दिन, जितने दिन की दी है उतने पीरियड के अंदर ही हम पैसा चुका देते हैं, तब तो हमसे वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रही है। जितना का हमने खरीदारी किया उतना ही उस बैंक को हमने चुकाया, या जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, जो जिसका भी क्रेडिट कार्ड है, जिस भी कंपनी का, उसे हमने तो उतना ही चुकाया। तो फिर उस बैंक का फायदा क्या? तो इस केस में बैंक का फायदा है कि बैंक या जो इंस्टीट्यूशन है जो कि उस क्रेडिट कार्ड को इशू किया है, उसे जहां से आपने खरीदारी किया है वो उसे कमीशन पे करती है। और अगर आप पेमेंट क्रेडिट पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो फिर आपसे भी कमाई हो रही है उसकी। क्या? तो आपसे जो वो 3 to 4% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं पहले कि किस तरह से क्या प्रोसेस होता है और उसके बाद में इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। इसे इस तरह से समझते हैं। सपोज जो क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है वो HDFC ने किया है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है एक कस्टमर को, ये है कस्टमर, ठीक है। और यहां पे है बेचने वाला सेलर, बी है सेलर, बी है सेलर, ए है कस्टमर और क्रेडिट कार्ड इशू करने वाला है HDFC। तो तरीका क्या होगा? हमें खरीदना तो इससे है तो खरीदारी इससे करेंगे, परचेज करेंगे इससे, ठीक है। ये बी हमें बी ए को बेचेगा, ए बी से खरीदेगा। पर जो पेमेंट होना है वो ए बी को नहीं करने आ रहा है। पेमेंट कौन कर रहा है? तो पेमेंट यहां से आ रहा है, इसे HDFC से आ रहा है, ठीक है। तो बी को पेमेंट यहां से आ गया। अब ए को जो पेमेंट करना है, चूंकि वो खुद तुरंत तो पेमेंट कर नहीं रहा है, तो क्या करेगा? जब भी वो पेमेंट करेगा क्रेडिट पीरियड के अंदर या उसके बाद, जब कभी भी करेगा तो वो पेमेंट करेगा इसे। बात समझ में आ रहा है? परचेज, ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है, ठीक है। तो बी सेलर है, ए परचेजर है, तो यहां पे परचेज हो रहा है, ठीक है। और पेमेंट की बात आ रही है तो पेमेंट ए बी को नहीं कर रहा, पेमेंट HDFC बी को कर, या बी जो सेलर है उसे कर रही है पेमेंट। और ये जो कर रही है उसके बाद HDFC को कहां से पैसा मिलेगा? वो जो पेमेंट किया इसने, सपोज ये 1000 रुपए का खरीदारी किया ए ने बी से, तो 1000 रुपए का खरीदारी हो गया। ये 1000 रुपए बी को कहां से मिलेगा? तो ए से नहीं मिल रहा है, HDFC से मिल रहा है। और ये 1000 रुपया जो HDFC से बी को मिला, ये आखिर क्यों देगा? आखिर क्यों देगा? बात आता है कि क्रेडिट कार्ड इशू क्यों करेगा। तो भाई क्रेडिट कार्ड इशू किया है तो ये जो बी जो है, इससे इसकी बात हो रखी है कि आपकी बिक्री हमारे कार्ड के थ्रू, हमारे कार्ड के पेमेंट के थ्रू जितने भी पेमेंट
सेल हो गया उस पर मैं एक सर्टेन परसेंटेज कमीशन लूंगा, तो ये लेगा क्या इससे, तो ये लेगा इससे कमीशन, ठीक है। और एक को जब पेमेंट करना होगा तो ये 1000 रुपए, एक को जब पेमेंट करना होगा तो ये 1000 रुपए एचडीएफसी को पेमेंट करेगा। और वहां यहां तो एक कमीशन वाली कमाई आ गई, और दूसरी कमाई एचडीएफसी की क्या हो सकती है, अगर गिवन पीरियड में, गिवन क्रेडिट पीरियड में ए पेमेंट नहीं करता है तो वो फिर उस पर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पर मंथ 3 से 4% इंटरेस्ट ए को एचडीएफसी को पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री। अब हम लोग जर्नल एंट्री कर देखते हैं परचेजर के बुक में और सेलर के बुक में। अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हुआ है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदारी और बिक्री हुई है तो पहले परचेजर क्या करेगा, एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ठीक है। परचेजर जो एंट्री करेगा तो ट्रांजैक्शन मैंने लिख रखा है पहले से ही, और यहां मान के चला है कि कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड जो हमारे पास है वो एचडीएफसी का है, ठीक है। तो परचेजर क्या एंट्री करेगा पहले वो देखते हैं, फिर बेचने वाले की बुक में एंट्री देख लेंगे। ये फरवरी 2 को परचेज गुड्स फ्रॉम राज एंड कंपनी, राज एंड कंपनी से खरीदा गया गुड्स कितने का, 50,000 रुपए का, बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑफ एचडीएफसी। तो यहां पे क्या एंट्री होगा, फरवरी 2 को परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, हम बेचने वाले को नहीं जान रहे, हमारा बेचने वाला से कोई वास्ता नहीं है, उससे सिर्फ लिया हमने, पर हमें पेमेंट जो करना है, किसे करना है, हमें क्रेडिट कार्ड जिस कंपनी का हमने ले रखा है, जिसके क्रेडिट कार्ड को यूज करके हम खरीदारी कर रहे हैं, हमें पेमेंट उसे करना है। तो बेचने वाला से, राजन कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो टू क्या करेंगे हम, एचडीएफसी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड उसी का हम यूज कर रहे हैं। कितने का भाई, तो 50,000 का। being goods purchased by using HDFC क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये हो गया। और फिर अगला है क्या, मार्च 7 को, फरवरी 2 को ये खरीदारी हुआ था, मार्च 7 को पेमेंट मेड ऑफ परचेज ₹50,000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड। जो हमने 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज करके खरीदारी किया था उसका पेमेंट कर दिया। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ हम पेमेंट करने जाएंगे मार्च 7 को, तो भाई मार्च 7 को पेमेंट किसे करना है, हमें तो एचडीएफसी को करना है। तो एचडीएफसी अकाउंट डेबिट, जो कंपनी है, जिस कंपनी क्रेडिट कार्ड है उस कंपनी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एचडीएफसी रख के चला, तो एचडीएफसी को पेमेंट करना है। एचडीएफसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 being payment made to HDFC। ये खरीदने वाले के बुक में, अपने बुक में एंट्री हो गया। और दूसरा जो बेचने वाला है उसके बुक में क्या एंट्री होगा, इन द बुक्स ऑफ राज एंड कंपनी, वही बेचने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा अभी कि मेरा राजन कंपनी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम पैसा राजन कंपनी को देने नहीं जा रहे हैं,
हम HDFC को जानते हैं, खरीदारी कहीं से करें हमें पेमेंट HDFC को करना। उसी तरह राजेंट कंपनी भी परचेजर को नहीं जानता, हमें नहीं जानता, वो सीधा किसे जानता है, वो HDFC को जानता है। तो वो भी अपने यहाँ सेल में हमें डेबिट नहीं करने जा रहा है। तो फरवरी 2 को HDFC अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000 being goods sold। ठीक है। और जब पेमेंट का बारी आ गया तो पेमेंट भी इसे बेचने वाले को कहां से मिलना है, तो मिलना है HDFC से। और हाँ, चूंकि HDFC ये काम मुफ्त में थोड़ी करेगी, आखिर वो क्यों क्रेडिट की फैसिलिटी दे रही है, तो वो दे रही है कमीशन के लिए। बेचने वाले से उसकी कमीशन की बात हो रखी है कि हमारे कार्ड के जरिए जो भी खरीदारी आपके यहाँ करेगा उस पर हमें सर्टेन % कमीशन चाहिए, और ये दोनों तैयार होगा तभी वो करेगा ये काम, नहीं तो मुफ्त में क्यों करेगा, कोई नहीं करता है। तो कमीशन अलाउड बाय राजेंट कंपनी 1% ऑन सेल्स टू HDFC। कमीशन कितना, वही मार सकूं कितना कमीशन, 1% दे रही है तो 50,000 का 1% 500 रुपए कमीशन। तो भाई राजेंट कंपनी को मिलेगा कितना HDFC से, मार्च 7 को, क्योंकि मार्च 7 को पेमेंट हो रहा है। जैसे ही पेमेंट होगा HDFC को, वो हमें वहां की पेमेंट कर रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1% काट कर देगा, मिलेगा हमें पैसा, तो 49,500। हमें नहीं, राजेंट कंपनी सेलर को मिलेगा। हमें, मैं तो इसे मानकर चला हूं कि परचेजर हम लोग हैं, बाकी ये सेलर है। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, मार्च 7 को पैसा लिया 49,500, क्यों, 500 रुपए कमीशन के छोड़े, तो बैंक कमीशन दिया है, किसे दिया है भाई, तो HDFC को, टू HDFC। ठीक है, 50,000। ठीक है, ये बेचने का एंट्री था, HDFC अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फरवरी 2 को हुआ। और मार्च 7 को जब पेमेंट मिल रहा है तो राजेंट कंपनी कमीशन दे रही है, तो कमीशन उसके नुकसान है, कमीशन को डेबिट किया। कमीशन कितना, 1% कमीशन की बात की, 1% कमीशन दिया, तो उसे नगद मिलेगा कितना वहां से, 49,500। इस तरह से HDFC से 50,000 का हिसाब क्लियर। बैंक कैश रिसीव्ड फ्रॉम HDFC एंड कमीशन अलाउड। ये हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, और अगले वीडियो से हम लोग, ये चैप्टर पूरा हो गया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल अलग अलग तरह के बहुत सारे किए हमने, GST से रिलेटेड, उसके पहले सिंपल जर्नल, उसके पहले स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज इन सम स्पेशल केसेस, अलग अलग तरह के कई सारे एंट्रीज किए हैं। तो अगर जर्नल पूरा क्लियर करना है, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है जर्नल के लेके, तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और जो जर्नल का जो प्लेलिस्ट है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो जरूर देखिए। सारा जर्नल एंट्री करने का कोशिश किया गया है, और कोशिश किया गया है कि एक भी ऐसा छूटे नहीं केस। उसके बाद भी हो सकता है कि छूटा हो, तो उसके बाद उसके लिए बाद में डालेंगे, लेकिन अभी ये हमारे हिसाब से बहुत अच्छा बना है, आप लोग जरूर देखें। तो अगर चैनल पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।